नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम साइकोलॉजी का पेपर नंबर 62 हल करने वाले हैं। इसके पहले के 61 टेस्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हो, और अगर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर जब वीडियो पूरा होगा तो एंड स्क्रीन में पूरी एक मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है। वहाँ पर लिंक, वो जो प्लेलिस्ट आएगी एंड स्क्रीन में, उस पर क्लिक करके सारे वीडियो आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं व्यवहारिक और तथ्य आधारित सिलेक्टेड प्रश्नों के इस टेस्ट को। बिल्कुल एग्जाम में अब की बार ऐसे ही प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज से ही संस्कृत शिक्षण का भी मॉडल पेपर जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है। तो उसका जो टेस्ट नंबर 1 है वो मैंने डाल दिया है। आप चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। संस्कृत का देखिएगा, रेगुलर टेस्ट आएंगे आपके। वैसे संस्कृत के पहले भी टेस्ट लेता था, लेकिन बीच में बहुत दिनों से टेस्ट नहीं ले पा रहा था, इसलिए शुरुआत वापस टेस्ट नंबर 1 से की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है? 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधित कार्य में और पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो प्रश्न संख्या 1 में सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा? देखिए, आरटी 2009 के अंतर्गत अध्यापक को आप 10 वर्ष की जनगणना में भी लगा सकते हो, क्योंकि जो मतदान का कार्य है वो अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है। आपदा राहत कार्य में भी अध्यापकों को लगाया जा सकता है। जैसे कोविड एक आपदा आई थी तो उसमें भी अध्यापकों ने ड्यूटी दी थी, सभी को ज्ञात होगा। चुनाव संबंधी कार्य में, जनगणना, यहाँ पर जनगणना की बात की जा रही है, मतदान की नहीं की जा रही है। जनगणना भी अध्यापक ही करते हैं और चुनाव संबंधित कार्य भी अध्यापक ही करते हैं। पहले पल्स पोलियो कार्यक्रम अध्यापकों के द्वारा ही संपादित किया जाता था, लेकिन बाद में 2009 में इसको अध्यापकों से इस कार्य को हटा दिया गया। मतलब पल्स पोलियो कार्यक्रम में आप अध्यापक को अब नहीं लगा सकते हो। प्रश्न संख्या 1 में चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो उद्देश्यों के आधार पर इनमें से शिक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है? सही विकल्प बताइए। देखिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों ही उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार है, लेकिन चिंतन उद्देश्य ऐसा कोई प्रकार नहीं दिया गया है। इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न संख्या 2 में, वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, प्रश्न को अच्छे से समझ करके आंसर देना है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? पहला है आत्म केंद्रित निर्णय, दूसरा है परस्पर एकरूपता अभिमुखता, तीसरा है वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता, और चौथा है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर पहले नहीं किया है इस क्वेश्चन को तो स्क्रीनशॉट ले लेना, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने अलग अलग स्तर बताए हैं कि बालक में किस प्रकार से नैतिक विकास होता है, जिसमें इन्होंने आत्म केंद्रित निर्णय बताया है, परस्पर एकरूपता अभिमुखता बताई है, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता बताई है, लेकिन वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता ऐसा कोई प्रकार इनके द्वारा नहीं बताया गया है। इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है वो आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 3 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चौथा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है आपके, वह सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है, आकलन कहा जाता है, परीक्षा कहा जाता है, या अधिगम कहा जाता है? अच्छे से सोच समझकर आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 4 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो साथियों देखिए, चौथे क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण कैसे रहेगा? क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए कर रहे हैं और प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण और अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान भी यहाँ पर करते हैं।
तो उपलब्धि परीक्षण में हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया है उसमें इन्होंने कितना सीखा है, ठीक है, इसका हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर स्वयं को आकलित कर लिया और उसके बाद में शिक्षण और अधिगम की जो क्रियाकलाप हैं उनको सुधारने हेतु भी ये सूचना प्रदान करते हैं कि भाई ये चीज़ समझ में आई है, ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो साथियों इसलिए इसका जो उपलब्धि परीक्षण वाला विकल्प है प्रथम, वही सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न नंबर 5, तो देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया सिद्धांत से, अंतः संबंध सिद्धांत से और निरंतरता सिद्धांत से। तो उपरोक्त जो लाइन है, ये जो लाइन किस सिद्धांत से संबंधित आपको लग रही है? 5वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए साथियों। देखिए 5वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि कभी न समाप्त होने वाली, तो कभी कोई चीज़ समाप्त नहीं हो रही है तो मतलब वो निरंतर चल रही है। तो विकास भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात ये कभी भी समाप्त नहीं होती है जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है। कब से आरंभ होता है विकास? विकास गर्भावस्था से आरंभ होकर के व्यक्ति की मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलता रहता है। तो ये कथन निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। चौथा विकल्प आपके 5वें क्वेश्चन में सही है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। तो साथियों बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न कालों में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है और जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी का काल होता है। तो प्रश्न संख्या 6 में सही विकल्प का चयन करो। कौन सा विकल्प सही है? विकास की खुशी विकास की जो विभिन्न अलग अलग अवस्थाएं होती है, इसमें खुशी भी भिन्न भिन्न होती है। तो आपको यही बताना है कि उपरोक्त जो कथन है इसमें कौन सा सटीक बैठ रहा है। तो साथियों इसका सही आंसर है चौथा विकल्प, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल और वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी का काल होता है। ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए तीसरी लाइन अधूरी है, क्योंकि यहाँ पर वह संधि काल की बात की जा रही है, प्रथम वर्ष की बात नहीं की जा रही है। प्रथम विकल्प इसलिए अधूरा है क्योंकि यहाँ पर प्रथम वर्ष की बात की जा रही है और जो वह संधि काल है उसकी बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सटीक है कि जो प्रथम वर्ष होता है जीवन में वो सबसे अधिक खुशी का, और जो किशोर अवस्था वह संधि काल जिसको कहते हैं ये सबसे अधिक दुखी का काल होता है। चौथा विकल्प आपके 6ठे क्वेश्चन में सही है साथियों। बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। 7वां क्वेश्चन है आपके, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो इनमें से शारीरिक विकास का क्षेत्र आपको बताना है कि कौन सा विकल्पों में शारीरिक विकास का क्षेत्र दिया हुआ है। 7वें क्वेश्चन का सही विकल्प बताइएगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 में सही विकल्प है स्नायु मंडल। स्नायु मंडल का संबंध व्यक्ति के शारीरिक विकास से है। स्मृति का संबंध तो मानसिक विकास से होता है। अभिप्रेरणा और समायोजन भी शारीरिक विकास में नहीं आती है। प्रथम विकल्प ही सही रहेगा 7वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो साथियों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को। 8वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8 है, पावलोव के बारे में सही नहीं है। पावलोव उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांतवादी है। पुनरावृत्ति व सीखने के अस्थायित्व पर बल, साधनात्मक अनुबंधन पर बल दिया है और साहचर्य व क्रांतिक प्रयोगात्मक संभाव्यता पर बल। तो इनमें से पावलोव के बारे में कौन सा कथन आपको सही नहीं लग रहा है साथियों? देखिए इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांतवादी कैसे है, क्योंकि उद्दीपक जैसे भोजन भी यहाँ पर उद्दीपक का कार्य करता है, फिर अनुबंधन होने पर घंटी भी उद्दीपक का कार्य करती है। अनुक्रिया होती है लार का आना। क्या है अनुक्रिया? लार का आना। तो बिल्कुल ये कथन तो सत्य है। पुनरावृत्ति और सीखने के स्थायित्व पर बल भी दिया है, लेकिन साथियों ये जो तीसरा विकल्प है साधनात्मक अनुबंधन पर बल दिया है, ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि साधनात्मक अनुबंधन पर पावलोव ने नहीं बल्कि स्किनर ने बल दिया है। किसने बल दिया है? स्किनर ने। साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत या फिर नैमित्तिक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हो आप,
तो ये तीनों चीज़ें एक ही होती है। तो यहाँ फिर ये कथन पावलोव के बारे में सही नहीं है, क्योंकि ये तो स्किनर के बारे में सही है। 8वें क्वेश्चन में थर्ड विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 9 है आपके, ये देखिएगा, अभिकर्मित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और सामग्री बहुत आकर्षक होती है। 9वें क्वेश्चन का सही विकल्प बताइए। अभिकर्मित अधिगम का नाम सभी ने सुन रखा होगा। अभिकर्मित अधिगम स्किनर के द्वारा ही दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया है साथियों। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में इसमें रखा जाता है और इसका अर्थ तो यहाँ से निकलता है कि जो विद्यार्थी है वो अपनी गति से सीख सकते हैं। जैसे मंदबुद्धि छात्र है, सामान्य बुद्धि छात्र है, प्रतिभाशाली छात्र है, सृजनशील छात्र है, तो अलग अलग कैटेगरी के जो बालक होते हैं वो खुद की जो स्पीड होती है सीखने की, उसी तरीके से उसी गति से सीख सकते हैं। ये इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 9 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। तो चलिए देखते हैं 10वें क्वेश्चन को। समायोजन की प्रक्रिया है, स्थिर है, गतिशील है, स्थानापन्न है और उपयुक्त सभी है। तो साथियों, समायोजन की प्रक्रिया स्थिर नहीं होती है और ना ही स्थानापन्न होती है, बल्कि समायोजन की प्रक्रिया गतिशील होती है। गतिशील मतलब समायोजन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति एक चीज़ के साथ समायोजन कर लिया तो फिर वो रुक गया, नहीं, उसको कहीं ना कहीं समायोजन करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार समायोजन की प्रक्रिया कैसी होती है? गतिशील होती है। दूसरा विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। इसका मुख उभरा होता है, इसका मुख ऊपर उठा होता है, इसका स्वभाव अंतर्मुखी व बहिर्मुखी का मिश्रण होता है और इनका स्वभाव सामान्य से भिन्न होता है। तो इनमें से उभयमुखी व्यक्तित्व सभी ने नाम सुन रखा होगा। देखिए, जो कार्ल जुंग है, इन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में वर्गीकृत किया था, एक तो अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। लेकिन इन दोनों के बीच में नामैन और याकोर, इन्होंने, इनके शिष्य थे, इन्होंने एक लाइन खींची, एक वक्र बनाया, जिसमें देखा कि भाई अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के जो मिश्रण है वो आ जाता है, तो उसको इन्होंने नाम दिया उभयमुखी व्यक्तित्व। तो साथियों, उभयमुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषता है कि जो इनका स्वभाव है वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण होता है। मतलब इनमें कुछ गुण अंतर्मुखी के भी पाए जाते हैं और कुछ गुण बहिर्मुखी बालक के भी पाए जाते हैं। तो थर्ड विकल्प 11वें क्वेश्चन में सही है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं साथियों। 12वां क्वेश्चन बुद्धि से संबंधित परिभाषा का है। तो चलिए देख लेते हैं। बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान मापना आसान है, लेकिन परिभाषित करना मुश्किल है। यह परिभाषा किसने दी है? बिने ने दी है, जेनसन ने दी है, गार्डनर ने दी है या स्पीयरमैन ने दी है। तो बुद्धि के संदर्भ में ये जो परिभाषा है आपको बताना है साथियों किसके द्वारा दी गई है। बताइए राइट आंसर 12वें क्वेश्चन में। देखिए, 12वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा जेनसन। जेनसन के द्वारा बुद्धि की ये परिभाषा दी गई है कि जो स्वरूप है आप आसानी से माप सकते हो कि भाई कितनी बुद्धि है, लेकिन उसको परिभाषित करना, बुद्धि को परिभाषित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ऐसा जेनसन का कहना है। 12वें क्वेश्चन में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। प्रश्न संख्या 13। 13वां क्वेश्चन है, बुद्धि मुख्य रूप से संबंधित है, मॉडलिंग से संबंधित है, अनुकरण से संबंधित है, अभिसारी चिंतन से संबंधित है और अपसारी चिंतन से संबंधित है। तो देखिए, अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से लिया जाता है और अभिसारी चिंतन का संबंध बुद्धि से लिया जाता है। तो बुद्धि यहाँ पर अभिसारी चिंतन से मुख्य रूप से संबंधित है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 13 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। तो देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 14 को। 14वां क्वेश्चन आपके आता है यहाँ पर, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। मैकडूगल ने बताया है ऐसा, कर्ट लेविन ने बताया है ऐसा, सिगमंड फ्रायड ने बताया है ऐसा, या फिर B.F. स्किनर ने ऐसा बताया है। 14वें क्वेश्चन का सही विकल्प बताइएगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो देखिए,
जहां पर मूल प्रत्ययों की बात की जाती है वहां पर आपका मैकडूगल आंसर सही होता है। मैकडूगल अगर पता नहीं है तो ठीक है, अगर मूल प्रत्ययों की बात की जा रही है और आपको आंसर पता नहीं है और विकल्प में आपको मैकडूगल दिख जाता है तो आपको उसी को सही करना है, क्योंकि साथियों इन्होंने मैकडूगल ने ही मूल प्रत्ययों पर सर्वाधिक कार्य किया है। तो यहाँ पर जन्मजात मूल प्रत्ययों के आधार पर अभिप्रेरणा की व्याख्या मैकडूगल ने की है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। प्रश्न संख्या 14 में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो 15वां क्वेश्चन है आपके, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक प्रयोग होता है, अधिगम में होता है, प्रेरकों में होता है, छात्र वर्गीकरण में होता है या श्रेणी विभाजन में होता है। निष्पत्ति परीक्षण जिसको उपलब्धि परीक्षण भी कहा जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट जिनको कहते हैं हम, तो साथियों इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किसमें किया जाता है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। 15वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा छात्र वर्गीकरण में। छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए निष्पत्ति परीक्षणों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा छात्र कहाँ पर है, किस स्थिति में है, कितनी उपलब्धि उसने हासिल की है, कितना उसने ज्ञान अर्जित किया है। विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 15 में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो आपके प्रश्न संख्या 16 है, ये देखिए, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, रुचियां समय के अनुसार बदलती है, रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, और रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ पर रुचि के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करो। कौन सा विकल्प यहाँ पर रुचियों के बारे में सत्य नहीं है? बताइए राइट आंसर। सत्य नहीं है ये देखना है। 16वें क्वेश्चन का सही आंसर बताओ साथियों। देखिए, बात करेंगे रुचियों के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है कि, तो यहाँ पर पहला कथन रुचियां जन्मजात और अर्जित होती है, बिल्कुल सही है। कुछ रुचियां जन्मजात होती है और कुछ रुचियां अर्जित होती है, ये तो सत्य है। रुचियां समय के अनुसार बदलती है। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो हमारी रुचियां अलग चीज़ों में थी और अब हम थोड़े बड़े हो गए तो हमारी रुचियां भी बदल गई है, ये भी सत्य है। रुचियां योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, ये कथन यहाँ पर साथियों असत्य है। और आपको क्या देखना था? सत्य नहीं है मतलब असत्य। तो साथियों रुचियों का संबंध योग्यता और अभिक्षमताओं से होता है। थर्ड विकल्प आपके सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं 17वें क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 17 है, जहाँ जहाँ बर्फ होती है वहाँ वहाँ ठंड होती है, पहाड़ पर बर्फ है पहाड़ पर ठंड है। यहाँ पर सॉरी इसके लिए थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। यह तर्कना है आगमन, निगमन, आलोचनात्मक और सादृश्य। तो यहाँ पर उपरोक्त जो तर्कना का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 17वें क्वेश्चन में सही विकल्प बताइए। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न संख्या 17 में? देखिए 17वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा निगमनात्मक तर्कना है ये, क्योंकि जहाँ जहाँ बर्फ होती है वहाँ वहाँ ठंड होती है, ये कथन कह दिया। और पहाड़ पर बर्फ है और पहाड़ पर ठंड है, तो यहाँ पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है। पूर्व जो दे रखे हैं, पूर्व जो निर्देश दे रखे हैं उसके आधार पर यदि निष्कर्ष निकाले जाते हैं तो वहाँ पर निगमनात्मक तर्कना होती है। यहाँ पर आपका जो सेकंड विकल्प है प्रश्न संख्या 17 में वही आपका सही आंसर रहेगा साथियों। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18 को। 18वां क्वेश्चन आपके आ रहा है एनसीएफ 2005 के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान है। दूसरा है प्रमुख सूत्र इसका है बिना भार के अधिगम। तीसरा है पाठ्यचर्या के बारे में विस्तृत विवरण इन्होंने दिया है। और चौथा है बालक निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपको सही नहीं लग रहा है एनसीएफ 2005 के बारे में? 18वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए साथियों, कौन सा आंसर सही है? देखिए पहला जो कथन है कह रहा है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान, बिल्कुल सत्य कथन है। प्रमुख सूत्र भी इसका बिना भार के अधिगम है, लर्निंग विदाउट बर्डन। पाठ्यचर्या के बारे में इन्होंने विस्तृत विवरण भी दिया है। लेकिन चौथा जो कथन है बालक निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण, तो निष्क्रिय रूप से नहीं करता है साथियों, बल्कि बालक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। कैसे करता है? सक्रिय रूप से। चौथा विकल्प आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर ये कथन गलत है।
आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19 को। 19वां क्वेश्चन है, सत्य नहीं है पूर्व प्राथमिक छात्रों हेतु उपयोगी विधि प्रदर्शन विधि। शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। वर्तमान में अध्ययन की प्रभावी विधि ई लर्निंग है। विश्राम एक अर्जित प्रेरक है। 19वें क्वेश्चन का सही विकल्प बताइए। साथियों देखिए, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ही लेकर आ रहा हूँ। जब रीओपन फॉर्म हो जाएंगे रीट के तो पूरे के पूरे 30 क्वेश्चनों का प्रश्न जो मॉडल पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पूर्व प्राथमिक छात्र हैं उनके लिए उपयोगी विधि प्रदर्शन विधि मानी जाती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब प्रदर्शन के माध्यम से सिखाओगे तो बिल्कुल वो ज़्यादा सीख जाएंगे। शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग मूर्त से अमूर्त की ओर ही होता है। वर्तमान में अध्ययन की प्रभावी विधि ई लर्निंग विधि मानी जाती है। और चौथा है, विश्राम एक अर्जित प्रेरक है। तो साथियों, विश्राम एक अर्जित प्रेरक नहीं है, विश्राम तो स्वाभाविक प्रेरक है। स्वाभाविक, क्योंकि विश्राम करना सभी की ज़रूरत होती है। जब हम किसी भी कार्य को लंबे समय तक करते रहते हैं तो अपने आप विश्राम करने के हमारे मन में आ जाता है। तो साथियों, ये अर्जित प्रेरक न होकर के ये एक स्वाभाविक प्रेरक है। विकल्प नंबर 4 सही है, क्योंकि ये सत्य नहीं है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और संस्कृत का जो टेस्ट डाला है उसको जरूर देखिएगा साथियों। अगर जो देखते हैं आपका प्यार उन पे नहीं मिला तो फिर मेरे भी मज़ा नहीं आएगा मेहनत करने में। 20वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? प्रतिमान के माध्यम से, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, स्वयं करके सीखने का अनुभव और संगणक के माध्यम से। तो आभासी अनुभव यहाँ पर बताना है किसके माध्यम से आप बेहतर प्रदान कर सकते हो। अंतिम और 20वें क्वेश्चन का सही विकल्प बताइए। देखिए, आभासी अनुभव वर्चुअल दुनिया एक जो होती है हम संगणक या कंप्यूटर के माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है। वर्चुअल दुनिया एक आभासी दुनिया जिसको हम कहते हैं साथियों। चौथा विकल्प सही है 20वें क्वेश्चन में। तो आज का ये मॉडल पेपर पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।